वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5th के सोशल स्टडीज़ के टॉपिक वेदर और क्लाइमेट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में और उन सारे फैक्टर्स के बारे में जो एक क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं। और आखिरी में हम लोग समझने वाले हैं हीट जोन्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये वेदर और क्लाइमेट होता क्या है। हम लोग कई बार देखते हैं कि कई दिन बहुत ठंडे तो कई गर्मी भरे होते हैं, कई दिन तूफानी तो कई बरसाती होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह अच्छी ताज़ी धूप खिली होती है और शाम होते होते तक आसमान में बादल छाए होते हैं। यह सब होता है किसी जगह के वातावरण में होने वाले बदलाव की वजह से। जो चेंजेस एटमॉस्फेयर में किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आते हैं उसकी वजह से ये सारे चेंजेस जो हैं हमको देखने के लिए मिलते हैं। और वातावरण में यह बदलाव जब जल्दी जल्दी होते हैं तो इसे वेदर कहा जाता है। पर यही बदलाव जब एक लंबे समय तक चलता रहता है तो यह क्लाइमेट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह जहाँ समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ऐसी सिचुएशन को हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कैसा है, हॉट वेट क्लाइमेट है। वहीं एक जगह जहाँ विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड पड़े और समर्स में भी ज़्यादा गर्मी का एहसास न हो, वहाँ पे प्लीजेंट ही एटमॉस्फेयर रहे, तो उस जगह को हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट है। किसी भी जगह का वेदर हर समय बदलता रहता है, पर क्लाइमेट जो होता है वो बरसों तक एक जैसा ही चलता रहता है। तो यहाँ हमको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ समझनी है कि वेदर जो होता है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पर्टिकुलर प्लेस की जो डिग्री ऑफ टेम्परेचर या विंड या ह्यूमिडिटी या रेनफॉल को ही डिटरमाइन करता है वहाँ का वेदर। वेदर कंडीशन जो होती है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है एक पर्टिकुलर एरिया की, और वेदर कंडीशन जो होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, उसमें हमेशा बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, पर वहीं अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है जो हमेशा वहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लेस पर सेम रहती है। हम लोग जो है वो पूरे वर्ल्ड में कई तरीके के क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं। दुनिया का हर एरिया एक जैसा नहीं होता है, हर एरिया का जो क्लाइमेट है वो एक दूसरे से अलग होता है। और ये जो क्लाइमेट होता है उस जगह का वो इन्फ्लुएंस करता है वहाँ पर रहने वाले लोगों के खान पान को, वहाँ के रहने वाले लोगों के तौर तरीकों को, क्रॉप्स जो वहाँ पर लगती है उन्हें, उनके फूड पैटर्न को, उनकी ईटिंग हैबिट्स को, यहाँ तक कि उनके रहने की लिविंग कंडीशंस को भी, कि वो किस तरीके के घरों में रहते हैं। और जो वहाँ पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट होता है वो वहाँ के फ्लोरा और फौना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को भी वेरी करता है। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि दुनिया भर में जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कहीं पे अगर रिकॉर्ड करा गया है तो वो है 58 डिग्री सेल्सियस, और ये था एल अजीज़ा लीबिया के एक शहर का, जहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो गया है 58 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर हम बात करें दुनिया के सबसे लोएस्ट टेम्परेचर की, जो रिकॉर्ड किया गया है सोवियत वॉस्टॉक स्टेशन में जो एंटार्क्टिका में स्थित है, वहाँ का जो न्यूनतम तापमान है यानी कि लोएस्ट टेम्परेचर है वो है -89 डिग्री सेल्सियस। आइए अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स की जो कि एक क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि वो सारे पॉइंट्स जिनकी वजह से, वो सारे घटक जिनकी वजह से एक क्लाइमेट में चेंजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे 5 फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एक क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। उसमें से सबसे पहला जो रीज़न है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। यानी कि देखिए बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि
हमारे पृथ्वी पर हर जगह सूर्य की किरणें एक जैसी नहीं पड़ती हैं, कहीं स्लांटिंग होती है तो कहीं वर्टिकली वो होती है। तो जो एरिया इक्वेटर के जस्ट पास हो, इक्वेटर के नज़दीक होता है, वहाँ पे जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टली वर्टिकली पड़ती है एंड दस इट हॉट्स मोर देन द अदर प्लेसेस, यानी कि वहाँ का जो डिग्री ऑफ टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, हॉटर देन द अदर लैटिट्यूड्स। और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं वहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो स्लैंटिंग यानी कि तिरछी पड़ती है, वहाँ पर डायरेक्ट सन रेज जो होती है वो नहीं आती है। दिस मेक्स द क्लाइमेट लेस हॉट, यानी कि इसी वजह से चूँकि सूर्य की किरणें वहाँ पे डायरेक्ट नहीं पड़ती है तो वहाँ का वातावरण क्या होता है, कम गर्म होता है और वहाँ का वातावरण कोल्ड होता जाता है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे फैक्टर की। दूसरा जो फैक्टर है वो होता है हाइट अबव द सी लेवल। यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सी लेवल से जो प्लेस जितनी ऊंचाई पर बसी होगी वह जगह उतनी ही ठंडी होती है, यानी कि वहाँ का तापमान जो होता है वो कम होता जाता है और उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। और हम सी लेवल से जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही ठंड का एहसास हमें मिलेगा, बजाय उस जगह के जो लैंड एरिया पर, जो लैंड सी लेवल पर बसी हुई है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों और प्लेट्यू और माउंटेन्स पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो हमेशा ठंडा होता है। जो पहाड़ जितना ज़्यादा ऊंचा होगा और जितनी ऊंचाई पर बसा होगा वो हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें बेंगलुरु और चेन्नई का, अगर हम इन दोनों शहरों की बात करें तो ये दोनों सेम लैटिट्यूड पर बसे हुए हैं, पर बेंगलुरु इज़ मच कूलर देन चेन्नई, क्योंकि बेंगलुरु जो है वो 3100 फीट ऊंचा बसा हुआ है सी लेवल से, और वहीं अगर हम चेन्नई की बात करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट एट द सी लेवल, यानी कि वो जो लैंड एरिया है वो बिल्कुल सी लेवल पर बसा हुआ है और वहीं बेंगलुरु काफ़ी ऊंचाई पर है। इसीलिए ये सेम लैटिट्यूड पर होने के बाद भी दोनों शहरों के जो तापमान में है बहुत अंतर आता है। थर्ड अब हम बात करेंगे, जो थर्ड फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि अभी हमने इसके पहले वाले पॉइंट में बात करी थी हाइट की, अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस जो कि सी लेवल से किसी जगह का होता है। देखिए जो जगह यानी कि जो प्लेस सी लेवल के पास होती है वो जगह ना तो ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्म, ना वहाँ ज़्यादा कोल्ड एटमॉस्फेयर रहता है ना ही ज़्यादा वार्मर। और वही जगह जो सी लेवल से काफ़ी दूर होती है वहाँ की क्लाइमेट की स्थिति काफ़ी एक्सट्रीम होती है, जैसे या तो वहाँ काफ़ी कोल्ड एटमॉस्फेयर होगा या फिर काफ़ी वार्म एटमॉस्फेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की जो ठंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है, और वहीं अगर हम समर्स की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हॉट होते हैं बिकॉज इट इज़ फार अवे फ्रॉम द सी कोस्ट, यानी कि सी कोस्ट से उसका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। गर्मी के मौसम में सी लेवल से आने वाली जो हवाएं होती है वो वहाँ के एटमॉस्फेयर को ठंडा बनाती है, यानी कि वहाँ पर ठंडक वो कर देती है। और वहीं अगर हम बात करें विंटर सीजन की तो ब्रीज से आने वाली जो सी ब्रीज से आती है वो वातावरण को कैसा कर देती है, वार्मर कर देती है, और इस तरीके से वो प्रिवेंट करती है वहाँ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ठंडक बढ़ने से। सी ब्रीज जो होती है वो काफ़ी वार्म होती है क्योंकि पानी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे मुंबई का, तो मुंबई चूँकि समुद्री तट पर बसा हुआ है तो इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर अगर हम लोग देखेंगे तो वो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। इसका एक मेन रीज़न ये होता है कि जो जगह सी लेवल से दूर होगी वो बहुत जल्दी आसानी से गर्म हो जाती है, यानी कि तप जाती है, और वहीं जो जगह सी लेवल के पास होती है वो पानी की वजह से गर्म होने में समय लेती है। देखिए समर्स में क्या होता है, इसका एक मुख्य कारण ये है कि जो जगह सी लेवल के
बहुत दूर होगी वो जल्दी आसानी से तप जाएगी, यानी कि गर्म हो जाएगी। और वहीं जो जगह पास होगी वो पानी की वजह से जल्दी गर्म नहीं हो पाएगी, पानी की वजह से वहाँ पर ठंडक बनी रहती है। और इसके विपरीत अगर हम देखें विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन में क्या होता है, पानी ठंडा जल्दी नहीं हो पाता है, इसलिए जो सी साइड वाली जगहों पर वहाँ पर गर्मी बनी रहती है। और वहीं दूर वाली जगह जो होती है वो आसानी से ठंडी हो जाती है, क्योंकि वहाँ की धरती, वहाँ की ज़मीन अपनी गर्माहट को आसानी से खो देती है। तो ये एक मुख्य रीज़न होता है कि अगर डिस्टेंस जो होता है वो किसी भी शहर का सी लेवल से बहुत ज़्यादा दूर होगा, तो वहाँ पर हम लोग इन चीज़ों का डिफरेंस महसूस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ फैक्टर के बारे में, जो कि है डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी कि हवाओं का रुख बदलना। तो जो हवाएं होती हैं उन पे भी वहाँ का किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो वेदर होता है या क्लाइमेट होता है वो काफ़ी डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो हवाएं कोल्डर रीजन से आती हैं वो उस प्लेस के टेम्परेचर को जो है डिक्रीज़ कर देती है, यानी कि कम हो जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी ठंडक बनी रहती है। और वही हवाएं जब किसी हॉटर रीजन से आती हैं तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि वहाँ पर गर्मी बहुत बढ़ जाती है। और जो हवाएं समुद्री तौर से समुद्र के एरिया से हमारे पास आती हैं वो वातावरण में ह्यूमिडिटी को बढ़ा देती है, यानी कि वातावरण में नमी को बढ़ा देती हैं। तो ये सारी जो तीनों बातें हैं वो काफ़ी अफेक्ट करती हैं वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस को। अब हम लोग जानेंगे फिफ्थ और आखिरी फैक्टर के बारे में, जो है ह्यूमिडिटी। वातावरण में जो नमी होती है उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो हवाएं समुद्र से ब्लो होकर आती है वो अपने साथ काफ़ी मॉइस्चर लिए हुए होती हैं, इसीलिए जो प्लेसेस समुद्री इलाकों के पास होती है सच एज मुंबई एंड चेन्नई, यहाँ का अगर हम लोग एटमॉस्फेयर देखेंगे तो यहाँ के एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी यानी कि नमी बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो ह्यूमिडिटी होती है इसकी वजह से काफ़ी समय हमको अनकंफर्टेबल भी महसूस होता है। वातावरण में जिस मात्रा में मॉइस्चर यानी कि नमी होती है वह किसी स्थान की ह्यूमिडिटी कहलाती है, और यह वहाँ के वातावरण पर काफ़ी प्रभाव भी डालती है। और किसी जगह पर बारिश का होना भी इस ह्यूमिडिटी की मात्रा पर ही निर्भर करता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं हीट जोन्स के बारे में। तो देखिए यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने ये जो डायग्राम बना हुआ है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ का, यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 टाइप के जोन होते हैं। एक होता है टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन जिसे हम कहते हैं, दूसरा होता है टेम्परेट जोन, और तीसरा होता है फ्रिजिड जोन। हीट जोन्स जो है उनके इंटेंसिटी के यानी कि जिस इंटेंसिटी से हीट वहाँ पर पड़ती है उसके अकॉर्डिंग 3 लेयर्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन जो है वो इक्वेटर के सबसे नज़दीक होता है, और इसी वजह से यहाँ पर जो सन की डायरेक्ट रेज होती है वो गिरती है। और ये जो एरिया है वो इक्वेटर के दोनों ही साइड में होता है, और बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, दोनों के ही मध्य में ये होता है, और इसीलिए हम इसको टॉरिड जोन कहते हैं। और इस जोन में जो क्लाइमेट होता है वो हमेशा हॉट और ह्यूमिड होता है पूरे साल भर, यानी कि जो प्लेसेस इक्वेटर से नज़दीक है, जो प्लेसेस इस टॉरिड जोन में बिलोंग करती हैं, वहाँ का अगर हम टेम्परेचर देखेंगे तो वो पूरे साल भर ही गर्मी भरा और ह्यूमिड यानी कि उमस भरा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेम्परेट जोन की। अब अगर हम टेम्परेट जोन की बात करें तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती है वो स्लैंटिंग यानी कि तिरछी पड़ती है, डायरेक्ट सनरेज यहाँ पर नहीं होती है। और ये जो एरिया होता है वो टॉरिड जोन और फ्रीजिड जोन के बीच में होता है, दोनों ही हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर हो और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों में, इसीलिए इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। दिस एरिया इज नाइदर वेरी हॉट एंड नाइदर वेरी कोल्ड, यानी कि यहाँ जो प्लेसेस होती हैं, जो स्थान यहाँ पर बसे हुए हैं, उनका टेम्परेचर ना ही तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है।
यहाँ का अगर हम एटमॉस्फेयर देखें तो मॉडरेट हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है। अब हम लोग तीसरे और आखिरी जोन की बात करेंगे, फ्रिजिड जोन। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है फ्रिजिड, ठीक है, तो यह जो जोन होता है ये यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे कम पड़ती है, स्टीप होती है यानी कि स्लांटिंग सनरेज होती हैं, और इसी वजह से ये जो एरिया होता है वह काफ़ी ठंडा होता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती ही नहीं है। ये एरिया आर्कटिक सर्कल में जहाँ नॉर्थ पोल के पास में होता है इसलिए ये कहलाता है नॉर्थ फ्रिजिड जोन, और जो एरिया सदर्न फ्रिजिड साउथ पोल के पास होता है उस हेमिस्फीयर में उसको हम कहते हैं साउथ फ्रिजिड जोन। और ये दोनों ही हेमिस्फीयर जो होते हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड इन एरियाज में पड़ती है। ये सबसे एक्सट्रीम फ्रीजिड जोन्स होते हैं। तो यहाँ हमने हमारे तीनों हीट जोन्स के बारे में समझ लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस पर लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस के बारे में जानकारी मिलती रहे, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशंस में मिलती रहे। थैंक यू।